सो गुड इवनिंग बच्चों, आवाज क्लियर है? बोर्ड सबको क्लियर हो रहा है? रिया बेटा थोड़ा जोर लगाओ तब हो सके आवाज आए। यस सर, दिख रहा है। वेरी गुड, दिखाई भी देना चाहिए और अच्छे से सुनाई भी देना चाहिए। आइए, हम लोग बात कर रहे थे कैसे डेवलप हो रहा है अपना एम्ब्रियो, कैसे डेवलप हो रहा है हमारा एम्ब्रियो। एक बार मैं शॉर्ट रिकैप करता हूं आप सबको ताकि आपको याद हो जाए कि डाइकॉट में कैसा हुआ था, डाइकॉट में कैसे हुआ था एम्ब्रियोजेनेसिस, कैसे एम्ब्रियो या भ्रूणोद्भवन हुआ था। एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकॉट्स। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में। पहला तो फैक्ट यही है कि इसकी खोज किसने की थी? कैप्सेला में किसने किया था? हैंस्टीन ने। कैप्सेला में किसने किया था? हैंस्टीन ने। पहला, कैप्सेला में हैंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। हैंस्टीन, हैंस्टीन कौन थे? एक वैज्ञानिक थे। हैंस्टीन कौन थे? एक वैज्ञानिक थे। हैंस्टीन ने किया था। और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं? ये फैक्ट हो सकता है, फाइनल फिगर बना दे रहा हूं सीधे, फाइनल क्या दिखाई देता है हम लोगों को एम्ब्रियो के रूप में। ऐसा कुछ दिखाई दिया था बच्चों? ऐसा कुछ दिखा था? यस सर। और बच्चों इसमें ये भी दिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां सेल थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाती है। 10वीं सेल क्या हो जाती है? थोड़ा सा फूल जाती है। हुआ था? ऐसा दिखाई दिया था आप सबको? यस सर। यस। अब आप लोग हमारे साथ साथ एक बार फिर से दोहरा लेंगे इसे। बेटा ये जो सेल थी, सस्पेंसर की जो पहली सेल है जो कि अटैच करती है एपिकल सेल को, उसको क्या बोला जा रहा था? कौन हाइफो, एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस। बच्चों ये हाइपोफाइसिस आगे चल के क्या बनाएगा? रेडिकल। रेडिकल। और आगे चल के रेडिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रूट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रूट में। रूट में। वेरी गुड, तुम लोग कितने ज्ञानी हो। ओ गॉड, आपने तो बना दिया ज्ञानी। हमने नहीं बना, आप लोगों ने खुद बहुत मेहनत कर ली। मुझे लगता है लगभग सभी को ये फिगर याद हो गया होगा, लगभग सभी को याद हो गया होगा। क्यों मधुर? लाली, शालिनी? चलो अब फटाफट इसको क्या बोलेंगे? वेसिकल, VASCILE, वेसिकल, ठीक है। या फिर क्या बोलेंगे? हाउस्टोरियम, हाउस्टोरियम, हाउस्टोरियम। अच्छा बच्चों ये पूरा 10 सेल क्या कहा जाता है इसको? सस्पेंसर। वेरी गुड, सस्पेंसर। इसको कहा जाता है सस्पेंसर। आइए देखते हैं अब इसमें ऊपर। ऐसे कुछ कोशिकाएं बनी हुई थी। यस सर। अब इसका लिखवाना बाकी रह गया है ना? यस सर। ठीक, ये बना था, ये क्या बना था? लिखवाया गया इसको बारे में? वेरी गुड, डर्मेटोजन। डर्मेटोजन, डर्मेटोजन बच्चों आगे चल के एपिडर्मिस बनाता है, आगे चल के एपिडर्मिस बनाता है। अब आपसे पूछा जाए कि एपिडर्मिस क्या होता है तो आप बताएंगे पौधे का वो हिस्सा जो हम छू पाते हैं ना, पौधे का वो हिस्सा, जैसे तना हमने छू लिया,
कभी तना छुआ है आपने पौधे का? Yes, sir. ठीक है। पत्ती Yes, छू sir. कभी Yes, sir. कभी कभी पत्ती छुआ है आपने? Yes, sir. Yes, sir. तो तने या पत्ती का वो हिस्सा जिसे हम छू पाते हैं वह है एपिडर्मिस। वो है एपिडर्मिस, जो कि बनाया किससे जाता है? इम्ब्रियो के डर्मेटोजन वाले भाग से। इम्ब्रियो के डर्मेटोजन वाले भाग से बनाया जाता है। या दूसरी भाषा में यह कहें कि एपिडर्मिस का निर्माण डर्मेटोजन के द्वारा होता है। एपिडर्मिस का निर्माण किसके द्वारा होता है? डर्मेटोजन के द्वारा। एपिडर्मिस का निर्माण किसके द्वारा होता है? डर्मेटोजन के द्वारा। ठीक। बच्चों, दिखाई और सुनाई सब दे रहा है ना? Yes, sir. अब बच्चों, एक हिस्सा ये दिखाई देगा आपको, इसके बीच में कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक। ये जो हिस्सा है बच्चों, ये जो हिस्सा है, ये बनाता है प्लीरोम। प्लीरोम, PLEROM, प्लीरोम बनाता है। फिर ये जो बीच का खाली हिस्सा दिख रहा है बच्चों, वास्तव में वो खाली नहीं है, उसमें भी कोशिकाएं भरी हुई हैं। उसमें भी कोशिकाएं क्या है? भरी हुई हैं। ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है बच्चों, ग्रीनिश इन कलर, ये हिस्सा बनाता है पेरीब्लेम। पेरीब्लेम, पेरीब्लेम, BLEM, पेरीब्लेम। अब याद कैसे रखेंगे भाई? कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना मामला। एक प्लीरोम है, एक पेरीब्लेम है। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होगा पेरीब्लेम और प्लीरोम में। बच्चों, पेरीब्लेम में बी आ रहा है ना बीच में? पेरीब्लेम शब्द में बी आ रहा है ना बीच में? आओ। Yes, sir. और देखो ध्यान से, तो डर्मेटोजन और प्लीरोम के बीच में कौन सी कोशिका है? पेरीब्लेम ही है। तो जो बीच में रहेगा वो क्या होगा? पेरीब्लेम। जो बीच में रहेगा वो क्या होगा? पेरीब्लेम। जो बीच में रहेगा वो क्या बनाएगा? पेरीब्लेम बनाएगा। अच्छा, जो ये यहां बीच में, और जो सबसे अंदर की तरफ है वो क्या है? प्लीरोम। जो सबसे अंदर की तरफ है वो है प्लीरोम। अब आप पूछेंगे कि भाई सर, पेरीब्लेम क्या बनाता है? पेरीब्लेम एपिडर्मिस के अंदर होता है कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के नीचे क्या पाया जाता है? कॉर्टेक्स। ये पेरीब्लेम कॉर्टेक्स का ही निर्माण करता है। पेरीब्लेम कॉर्टेक्स का निर्माण करेगा। आगे चल के क्या बनाएगा? कॉर्टेक्स बनाएगा। प्लीरोम क्या बनाएगा? प्लीरोम बनाएगा बच्चों स्टील को। STELE। बच्चों, स्टील जानते हैं किसे कहते हैं? स्टील बता सकता है कोई किसे कहते हैं स्टील? लोहे को। बच्चों, स्टील किसे कहेंगे? लोहे को। बताओ। कुछ नहीं, मैं बताता हूं, छोड़ो, आप लोग प्रयास ना करो, मैं बताता हूं। बच्चों, जाइलम फ्लोएम नाम सुना है? Yes, sir.
जाइलम फ्लोएम के बीच में जब आ जाता है पित्त, ऐसे कर लो, वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल में क्या चीजें आती हैं, वैस्कुलर बंडल के बीच में VASCULAR, एक मिनट जरा इसे मिटाएं सही से, बच्चों ये देखिए ये वैस्कुलर बंडल है, प्लस पित्त को जोड़ दिया जाए तो ये बनेगा स्टील, STELE, स्टील, इसको बोलते हैं स्टील। जाइलम का क्या काम होता है, जाइलम का काम है जड़ से वाटर को लेकर के जाना और पौधा के विभिन्न भाग में पानी को पहुंचा देना, ठीक है। फ्लोएम का क्या काम है, जब खाना बन जाए पत्तियों के द्वारा फूड, तो फोटोसिंथेटिक मटेरियल को लेकर के विभिन्न भागों में पहुंचा देना। क्लियर है सबको, सुनाई दिया ये बात सबको, Yes, sir. क्लियर है ना। एक बार फिर से दोहरा दूं क्या, सुनो, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। वैस्कुलर बंडल में, वैस्कुलर बंडल सामान्यतः दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जाइलम और फ्लोएम। ये किससे मिलकर बना होगा, जाइलम और PHLOEN, फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का क्या काम होगा, जड़ों से जल को कलेक्ट करता है और कहां लेकर जाता है, ऊपर तक, पत्तियों तक। फ्लोएम का क्या काम है, फ्लोएम खाना बनाई, फोटोसिंथेटिक मटेरियल बनाया और नीचे पूरे जड़ों तक सारा भोजन को वितरित कर दिया। तो ले जाने का काम जाइलम, ले आने का काम फ्लोएम का होता है, खाना ले आने का काम, ठीक। उसके साथ बीच में अगर पित्त आ जाए, बीच में क्या आ जाए, पित्त आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो स्टीलर सिस्टम है। क्या है वो, स्टील है। उस स्टील को कौन बनाता है, प्लीरोम बनाता है। वो कौन बनाता है, प्लीरोम की कोशिकाएं बनाती हैं, जो यहाँ नीले रंग से दिखाई दे रही हैं। बाकी जो ग्रीन कलर से वो पेरिब्लम है, जो कार्टेक्स बनाएगा, और आगे डर्मेटोजन है, एपिडर्मिस बनाएंगे, डर्मेटोजन है, एपिडर्मिस बनाएंगे। बच्चों ये दोनों क्या बनाएंगे, कॉटिलेडॉन्स। ये क्या बनाएंगे दोनों, ये और ये वाले हिस्से कॉटिलेडॉन्स, क्या बनाएंगे, कॉटिलेडॉन्स। ये तो हमने कल बताया था, कॉटिलेडॉन्स क्या चीज होते हैं, जो चने में दो भागों में बढ़ता है, तो जो दो हिस्से क्या है, वो दो कॉटिलेडॉन्स है। वो क्या है, दो कॉटिलेडॉन्स है। मूंगफली में भी दो भागों में बढ़ता है क्या, Yes, sir. Yes, sir. तो वो जो, Yes, sir. यस, तो वो जो दो कॉटिलेडॉन्स है इसके और इसके द्वारा, इस और इस चैम्बर के द्वारा बनाए जाएंगे। अच्छा बच्चों यहां ध्यान दीजिए, रूट तो ये बना दिया, ये रूट बना दिया, ये कॉटिलेडॉन बना दिया, ये स्टील बना दिया, कॉर्टेक्स बना दिया, एपिडर्मिस बना गया, सब बन गया, लेकिन कहीं तना नहीं बना। ध्यान दीजिए, कहीं तना बना क्या, अभी तक तना नहीं बना है कहीं पे। Yes, sir. तना जो है इनके, ये दोनों कॉटिलेडॉन के बीच में ये जो कोशिका है, एक ये कोशिका, यहां पे एक पॉइंट है, यहां पर पाया जाएगा, एक मिनट बेटा, यहां पर पाया जाएगा प्लूमूल, प्लूमूल, PLUMULE। प्लूमूल आगे चल के स्टेम बनाता है या तना बनाता है, प्लूमूल आगे चल के स्टेम या तना बनाता है, आगे चल के क्या बनाएगा, तना या स्टेम बना देगा, Yes, sir. ठीक है। और ये अंदर चले जाएंगे, ठीक। कहानी पूरी, एम्ब्रियोजेनेसिस समझ गया, डाइकॉट में कैसे एम्ब्रियोजेनेसिस होता है समझ गया। Yes, yes, sir. Yes, sir. अब लिख लो, या इसको लिखवा देता हूं ताकि सब समझ में आ जाए आप सबको। फिगर तो बन गया होगा पूरा, बहुत सारे फिगर बने होंगे, ठीक है, बहुत सारे फिगर बन चुके होंगे ना। Yes, sir. अब आइए लिखवा, अब आइए सबके बारे में लिखवा देता हूं, क्या क्या बना है, कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। लिखना शुरू करें बच्चों। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जाइगोट से, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं जाइगोट से। लिखिए जाइगोट, जाइगोट सबसे पहले, जाइगोट सबसे पहले दो भागों में विभाजित हो जाता है। जाइगोट सबसे पहले दो भागों में विभाजित हो जाता है। चलाजा साइड पर सबसे छोटी कोशिका बनती है तथा माइक्रोपाइलर साइड पे बड़ी कोशिका बनती है।
बोल रहे हैं, लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप सबको? सर एक बार और बोल दीजिए। जी हाँ, मैं एक बार और बोल देता हूं। जाइगोट सबसे पहले विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाता है। चलाजा साइड पर छोटी कोशिका बनती है तथा माइक्रोपाइलर साइड पे बड़ी कोशिका बनती है। ठीक, आगे चलें। चलाजा साइड पर बनने वाली कोशिका को एपिकल सेल कहा जाता है। चलाजा साइड पर बनने वाली कोशिका को एपिकल सेल कहा जाता है। देखो कैसे बना था, ऐसे था ना, ये छोटी सेल हो गई, इसको क्या बोला गया था? एपिकल सेल। और इसको क्या बोला गया था? बेसल सेल। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक, लिखो, यहां की ही बात लिखवाई जा रही है। तो अब दूसरी बात, चलाजा साइड पे बनने वाली छोटी कोशिका को क्या बोला जाता है? एपिकल सेल। तथा तथा माइक्रोपाइलर साइड पे बनने वाली कोशिका को कहा जाता है बेसल सेल। ये बड़ी कोशिका बन गई थी बेसल सेल। बेसल सेल की कोशिकाएं विभाजित होकर 6 से 10 सस्पेंसर सेल बनाती हैं। विभाज क्या है? बेसल सेल की कोशिकाएं विभाजित होकर 6 से 10 कोशिकाओं का बना हुआ सस्पेंसर सेल बनाती हैं। बेसल सेल की कोशिकाएं विभाजित होकर 6 से 10 कोशिकाओं का बना हुआ सस्पेंसर सेल की कोशिकाएं बनाती हैं। लिख लिया आप लोगों ने? आगे चलें। सर 2 मिनट रुकिए। हाँ हाँ, जब हो जाए तो बताना। जाइगोट की कोशिका विभाजित, हाँ, जाइगोट की कोशिका विभाजित होती है तो चलाजल साइड पे एक छोटी कोशिका बनाएगी और माइक्रोपाइलर साइड पे बड़ी कोशिका बनाएगी। जो छोटी कोशिका बनेगी उसे एपिकल सेल बोलेंगे, जो बड़ी कोशिका बोलेगी उसे बेसल सेल बोलेंगे। अब बेसल सेल से सस्पेंसर बन जाएगा, जबकि एपिकल सेल की कोशिका को मैंने ब्लैक कलर में यहां बनाया है। एपिकल सेल की कोशिकाएं वर्टिकल डिवीजन के द्वारा दो कोशिकाएं बनाएंगी। फिर ये दो कोशिकाएं कौन सा? एंटीक्लाइनल डिवीजन के द्वारा क्या बना देंगी? 4 कोशिकाएं या क्वाड्रेट स्टेज। 4 कोशिकाएं, 4 नई कोशिकाएं बना लेंगी। आगे लिखिए, इन 4 नई कोशिकाओं के द्वारा इम्ब्रियो का क्वाड्रेट स्टेज बन जाता है। इन 4 नई कोशिकाओं के द्वारा इम्ब्रियो का क्वाड्रेट स्टेज आ जाता है। हो गया बेटा? बच्चों, यस सर। 4 नई कोशिकाओं के द्वारा एम्ब्रियो क्वाड्रेट स्टेज आ जाता है। ठीक, अब ये कोशिकाएं क्या होंगी? अब ये कोशिकाएं पेरिक्लाइनल डिवीजन करेंगी। अगल बगल निर्माण हुआ एंटीक्लाइनल, अब ऊपर नीचे निर्माण होगा तो पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो 4 कोशिकाएं अगर पेरिक्लाइनल डिवीजन करेंगे तो 8 कोशिकाओं का निर्माण करेंगे, जिसे हम लोग ऑक्टेट स्टेज बोलते हैं। ऑक्टेट स्टेज बोलते हैं। सबका फिगर बना हुआ है ना बेटा? यस सर। ऐसे ही बना था, इसे लिखेंगे ऑक्टेट यस स्टेज। सर। ऑक्टेट स्टेज लिखिए, लिखिए, क्वाड्रेट स्टेज की कोशिकाएं पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा, पेरिक्लाइनल कैसे लिखते हैं? यहां लिखा हुआ है,
पेरिक्लाइनल। ऑक्टेट स्टेज की कोशिकाएं पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा, नहीं सॉरी, क्वाड्रेट स्टेज की कोशिकाएं पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा ऑक्टेट स्टेज का निर्माण करती हैं। ऑक्टेट स्टेज का निर्माण करती हैं। ठीक है बेटा, अब ये ऑक्टेज स्टेज की कोशिकाएं थोड़ा और विभाजित करके 16 सेल स्टेज बनाएंगी। थोड़ा और विभाजित करके क्या करेंगे, मैं यहां बना दे रहा हूं, एक हल्का सा ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगी। लगभग ये 16 कोशिकाएं हैं। इसके बाद लिखिएगा, आप लिखे ना, बोले ना बेटा। यस सर। ऑक्टेट स्टेज की कोशिकाएं एक बार पुनः विभाजित करके 16 सेल स्टेज की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ऑक्टेट यानी 8 सेल की कोशिकाएं एक बार और विभाजित करके ऑक्टेट स्टेज की कोशिकाएं एक बार और विभाजित करके 16 सेल्ड या 16 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, या 16 कोशिकाओं से घिरी हुई आकृति का निर्माण करती हैं। ये लिखिएगा, ऑक्टेज स्टेज की कोशिकाएं एक बार पुनः विभाजित करके 16 कोशिकाओं से घिरी हुई आकृति का निर्माण करती हैं। सोलह कोशिकाओं से घिरी हुई आकृति का निर्माण करती हैं। ठीक है, हो गया। हो गया बच्चों। यस सर। यस सर। अब 16 सेल कोशिकाएं बन गई। देखो, जब डर्मेटोजन का निर्माण होता है, डाइकॉट एम्ब्रियो में डर्मेटोजन का निर्माण होता है 16 सेल की अवस्था के बाद। डाइकॉट एम्ब्रियो में डर्मेटोजन का निर्माण कब होता है, 16 सेल की अवस्था के बाद। जबकि मोनोकाट में ये 4 सेल के बाद डिवाइड हो जाते हैं। 4 सेल बने, उसके बाद विभाजन हो जाता है, डर्मेटोजन बन जाता है। डर्मेटोजन से बनता क्या है, डर्मेटोजन से बनता है एपिडर्मिस। डर्मेटोजन से क्या बनता है, एपिडर्मिस। तो हम लोग लिखें इसको, लिखिए 16 सेल की कोशिकाएं, 16 सेल की कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर डर्मेटोजन, पेरिब्लम तथा प्लीरोम का निर्माण करती हैं। 16 सेल की कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर डर्मेटोजन, पेरिब्लम तथा प्लीरोम का निर्माण करती हैं। सोलह सेल की कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर डर्मेटोजन, पेरिब्लम तथा प्लीरोम का निर्माण करती हैं। आगे लिखें। यस सर। डर्मेटोजन, पेरिब्लम तथा प्लीरोम का निर्माण करती हैं, जो क्रमशः एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स तथा स्टील का निर्माण करेंगी। जो क्रमशः एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स तथा स्टील का निर्माण करेंगी। फिर से बोलता हूं, जो क्रमशः एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स तथा स्टील का निर्माण करेंगी। उसी क्रमशः का मतलब उसी सीक्वेंस की बात हो रही। बच्चों, हो गया। यस सर।
स्टील का निर्माण करेंगी। ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा हाँ, अभी तो ये बचा नहीं है। हृदयाकार एम्ब्रियो में, ठीक है, हृदयाकार, ये जो एम्ब्रियो, फाइनल जो एम्ब्रियो बनता है वो कैसा दिखता है? हृदयाकार। लिखो, पूर्ण विकसित एम्ब्रियो, पूर्ण विकसित भ्रूण या एम्ब्रियो, पूर्ण विकसित एम्ब्रियो हृदय के आकार का दिखाई देता है। पूर्ण विकसित एम्ब्रियो हृदय के आकार का दिखाई देता है। पूर्ण विकसित एम्ब्रियो हृदय के आकार का दिखाई देता है। पूर्ण विकसित एम्ब्रियो हृदय के आकार का दिखाई देता है। लिखिएगा, हृदयाकार एम्ब्रियो में, आगे लिख बोल रहा हूं, हृदयाकार एम्ब्रियो में दोनों कोने, हृदयाकार एम्ब्रियो के दोनों कोने कॉटिलेडन्स का निर्माण करते हैं। कॉटिलेडन्स का मतलब बीज पत्र, हिंदी में बोलते हैं बीज पत्र। हृदयाकार एम्ब्रियो के दोनों कोने बीज पत्र या कॉटिलेडन्स का निर्माण करते हैं। हृदयाकार एम्ब्रियो के दोनों कोने बीज पत्र या कॉटिलेडन्स का निर्माण करते हैं। बीज पत्र या कॉटिलेडन्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, दोनों कॉटिलेडन्स के बीच में, दोनों कॉटिलेडन्स के बीच में प्लूमूल पाया जाता है। दोनों कॉटिलेडन्स के बीच में प्लूमूल पाया जाता है, जो आगे चलकर तने का निर्माण करेगा। जो आगे चलकर तने का निर्माण करेगा। ठीक है, यहां तक हो गया? बेटा अगर एम्ब्रियोजेनेसिस पूछेगा तो ये खूबसूरती से आप लोग बना देंगे ना एग्जाम में? बाकी बच्चों सभी लोग खूबसूरती से बना देंगे ना? यस सर। बच्चा अगर बना दिया ना तो सचमुच मजा आ जाएगा। इतना खूबसूरत दिख, अच्छा दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, बताओ? यस सर। और आप लोग तो मुझसे भी अच्छा नोट्स बना लेते हो। अगर करोगे ना तो बहुत मजा आ जाएगा, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, और लैपटॉप अपने घर चला आएगा। ठीक है, यस सर। चलो अब हम लोग देखते हैं कैसे, डाइकॉट तो हो चुका है, अब कैसे एम्ब्रियो बनता है, किसमें? मोनोकॉट में। किसमें बनता है? मोनोकॉट में। जरा कुछ मोनोकॉट पौधों के नाम बता दो, बताओ। मोनोकॉट पौधों के नाम हमने बताए थे आपको। ऐसे पौधे जिसका बीज जो है, ऐसे पौधे जिसका बीज एक ही भाग में। गेहूं, चावल। वेरी गुड, वेरी गुड। कृष, आपको आने में आज बहुत देर हो गई। सर थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा अच्छा, अभी सब ठीक है? यस सर। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, और उसके साथ साथ कहीं कोई समस्या हो तो आस्क मी। ठीक है, तत्काल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बेटा, इसको मिस नहीं करना था। हम लोग अब सीधे जा रहे हैं, डाइकॉट पढ़ चुके हैं, हम लोग मोनोकॉट एम्ब्रियो पढ़ने जा रहे हैं, कैसे मोनोकॉट में डेवलप होता है। बस एक बार और समराइज कर देते हैं। देखो, डाइकॉट में कौन से पौधे पे किया था, खोजा था किस पे? कैप्सेला पर। डाइकॉट में किसमें खोजा था? कैप्सेला पर। अब मोनोकॉट में लूजुला नामक एक पौधा है, लूजुला, उस पर खोजा गया है एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, मिटा रहे हैं बच्चों। मेरा तो मिटाने का मन ही नहीं कर रहा था।
हेडिंग लिखिए, एम्ब्रियोजेनेसिस इन मोनोकॉट। एम्ब्रियोजेनेसिस इन मोनोकॉट्स, अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे लिख दिया। मोनोकॉट का मतलब एक बीज पत्री, एक बीज पत्री। और बीज पत्र किसे कहते हैं अंग्रेजी में? कॉटिलेडॉन्स को। इसका मतलब इसमें क्या होगा? सिर्फ एक कॉटिलेडॉन बनेगा, सिर्फ एक कॉटिलेडॉन का निर्माण होगा। इसमें कितने कॉटिलेडॉन का निर्माण होगा? ठीक है, लिखो साथ साथ हमारे, मैं बोल रहा हूं लिख लो। एक बीजपत्री तनों में, एक बीजपत्री तनों में भ्रूण का उद्भव, भ्रूण का उद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस लिख ही देता हूं। एक बीजपत्री तनों में, तनों नहीं पौधों बेटा, भ्रूण का उद्भव ब्रैकेट में एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण का उद्भव या ब्रैकेट में एम्ब्रियोजेनेसिस प्रारंभिक अवस्था में, अवस्था में डाइकॉट पौधों जैसा ही होता है। डाइकॉट पौधों जैसा ही होता है। डाइकॉट पौधों जैसा ही होता है। लूजूला, लुजला पौधा, पौधा मोनोकॉट एम्ब्रियो या मोनोकॉट में एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए एक प्रारूपी पौधा माना गया है। मोनोकॉट में एम्ब्रियोजेनेसिस के अध्ययन के लिए एक प्रारूपी पौधा माना गया है। मोनोकॉट में, मोनोकॉट में एम्ब्रियोजेनेसिस के अध्ययन के लिए एम्ब्रियोजेनेसिस के अध्ययन के लिए एक प्रारूपी पौधा माना गया है, मतलब इसी पर अध्ययन किया जाता है। एक प्रारूपी, प्रारूपी का मतलब मॉडल पौधा माना गया है। प्रारूपी पौधा माना गया है। बच्चों, जाइगोट सबसे पहली बार किस भाग में, विभाजन कैसा होता है जाइगोट का डाइकॉट में? ट्रांसवर्स कॉट होती है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, वैसे ही इसमें भी होगा। देखो ये जाइगोट है, ये क्या चीज है? अरे आवाज जा रही है? यस, थोड़ा बोल लिया करो बच्चों, मेरा भी हौसला बढ़ाया करो। ये अब विभाजित होगा, ये विभाजित होगा, सेम वही बन रहा है बेटा, जैसे पहले बन रहा था वैसे ही बन रहा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब ये चलाजल साइड पे सी ए मतलब एपिकल सेल बनाएगा, बनाएगा ना? और ये नीचे वाला क्या बना देगा? बेसल सेल। नीचे वाला क्या बना देगा? बेसल सेल।
समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। बस बच्चों, इसमें क्या होता है, जो बेसल सेल है वो बहुत बड़ा स्पेंसर नहीं बना, सस्पेंसर जो है बहुत बड़ा नहीं बनाता, जबकि डाइकाट में क्या था, सस्पेंसर जो है 6 से लेकर के 10 सेल का लंबा हो सकता है, 6 से लेकर के 10 सेल लंबा हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा, 1 2 या 4 5 तक हो सकता है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ यही एक ही सेल बना रहा हूं, सिर्फ एक ही सेल, बेसल सेल को ही माने रख रहा, चुप रख रहा हूं। हम सिर्फ एपिकल सेल पे चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि मोनोकॉट में बेसल सेल बहुत ज्यादा विभाजित नहीं करता है, मोनोकॉट में बेसल सेल बहुत ज्यादा विभाजित नहीं करता, इसीलिए इसको यहीं पे रोक देंगे। हम सीधे चर्चा करेंगे एपिकल सेल के बारे में। एपिकल सेल बेटा, ये एपिकल सेल वर्टिकल डिवीजन के द्वारा क्या बना लेगा, 2 कोशिका बना लेगा। एपिकल सेल वर्टिकल डिवीजन के द्वारा क्या बना लेगा, 2 कोशिकाएं बना लेगा। पता चला, बना लेगा। ठीक है, ये 2 सेल, इसको लिख दें 2 सेल्ड स्टेज, 2 सेल्ड स्टेज लिख दें, सही लिखा है। ये नीचे वाला क्या है बच्चों, नीचे वाला बेसल सेल है, नीचे वाला क्या है, वो भी बेसल ही सेल है। किसी को कोई डाउट तो नहीं, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है मोनोकॉट में? नो सर। चल नो सर। अब आगे देखते हैं। ये जो 2 सेल्ड स्टेज है फिर क्या करेगा, ये अगल बगल कोशिकाएं बनाएगा, तो उसका कौन सा डिवीजन कहा जाएगा, एंटीक्लाइनल सेल। क्या है, एंटीक्लाइनल सेल के द्वारा क्या बना लेगा, 4 सेल। सेम ऐसा ही डाइकॉट में बना था, याद आ रहा है सबको? यस सर। क्वाड्रेंट स्टेज कहा जाएगा। ठीक है, और नीचे ये अपना भाई साहब चुपचाप बैठे रहेंगे, अगर मन करेगा तो थोड़ा बहुत विभाजित करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिलहाल अभी हम इस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमें क्वाड्रेंट स्टेज दिखाना है। ठीक है, क्वाड्रेंट स्टेज बन गया। यस सर। बेटा अब अगर बेसल सेल 1 या 2 कोशिकाएं बना ले ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा, जरा देखो, मान लो यहां पर ये बेसल सेल एक बार और विभाजित हो गई, हम ऐसे बना लें, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा चौड़ा कर दिया, कुछ नहीं। एपिकल सेल तो 4 कोशिकाएं बनाएगी ना, क्वाड सेल तो बनेगा, क्वाड्रेंट स्टेज तो बनेगा ही बनेगा, हमने थोड़ा चौड़ा बना दिया, और कोई फर्क नहीं। और इस बेसल सेल को क्या किया, इस बेसल सेल को 1 से 2 कोशिकाएं बना दी, ट्रांसवर्स डिवीजन करके क्या बना दी, 1 से 2 कोशिकाएं बना दी। बेटा देखने में क्या ये टी शेप दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, ये जो टी शेप दिखाई दे रहा है मोनोकॉट में, इसी को कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, प्रो एम्ब्रियो या प्राक एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो या प्रारंभिक एम्ब्रियो, यही है इसका प्रारंभिक एम्ब्रियो। किसका, मोनोकॉट का प्रारंभिक भ्रूण, प्रारंभिक भ्रूण। प्रो एम्ब्रियो को क्या बोलेंगे हिंदी में, प्रारंभिक भ्रूण। मैंने क्या किया, जो 2 सेल स्टेज था थोड़ा साइज बड़ा कर दिया और ऐसे 4 बना दिए, 4 क्वाड्रेंट स्टेज में 4 बनते ही थे। हाँ, ये जो बेसल सेल है आगे चल के क्या हुआ, 2 सेल बना दी, ये 2 सेल बना दी। कैसा अपीयरेंस हो गया, टी सेल। अब इसको कहेंगे क्वाड्रेंट स्टेज या टी शेप, टी शेप्ड स्टेज, टी शेप स्टेज, बिल्कुल है, टी शेप स्टेज है ना ये। यस सर। फिगर बना लो बेटा, फिगर बना लो।
हो गया, आगे चलें। यस सर। यस सर। बच्चों बहुत ही आसान है इसका, इसमें क्या है, अब ये टी शेल है, ध्यान देना डर्मेटोजन जो है कब बन रहा था इसमें डाइकॉट में, जब 16 सेल स्टेज पार हो जा रही थी, 16 सेल स्टेज पार हो जा रही थी, तब क्या बन रहा था, डर्मेटोजन बन रहा था। मोनोकॉट में क्या होगा, ये जो क्वाड्रेट स्टेज है, जो टी शेप का क्वाड्रेट स्टेज है, इसी के बाद डर्मेटोजन का निर्माण हो जाता है। इसी के बाद बहुत सारा एंटीक्लाइनल डिवीजन हो जाएगा, एंटीक्लाइनल डिवीजन हो जाएगा, और एक किसका, मोनोकॉटलेडन का या डर्मेटोजन का निर्माण हो जाएगा। दिखा देते हैं। ठीक, ये जो कोशिकाएं हैं बहुत बार डिवाइड करके डर्मेटोजन बना लेंगे, बहुत बार विभाजित करके क्या बनाएंगे, डर्मेटोजन। डर्मेटोजन से आगे चल के क्या बनता है बच्चों, डर्मेटोजन से आगे चल के क्या बन जाएगा, अरे एपिडर्मिस, याद आ रहा है? क्या बेटा, ऐसे कैसे याद आएगा बच्चा, ये क्या बना देगा, डर्मेटोजन, क्या बना देगा, डर्मेटोजन। अब क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉटिलेडॉन बनेगा, मोनोकॉट है, इसमें सिर्फ एक ही कॉटिलेडॉन बनेगा। कोई पूछेगा आपसे कि डाइकॉट एम्ब्रियोजेंसिस में और मोनोकॉट एम्ब्रियोजेंसिस में क्या फर्क है, पहला अंतर आप बताएंगे कि इसमें जो 4 सेल स्टेज होती है वह टी शेप दिखाई देती है, टी शेप दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। क्या कहते हैं, प्रो एम्ब्रियो। ये टी शेप स्टेज ही, ये टी शेप स्टेज ही मोनोकॉट का कॉटिलेडॉन या डर्मेटोजन बना देती है। ये टी शेप स्टेज ही या क्वाड्रेट स्टेज ही डर्मेटोजन का निर्माण करती है। जबकि डाइकॉट में क्या होगा, डाइकॉट में पहले 16 सेल बनेंगी, फिर 16 सेल और डेवलप करके डर्मेटोजन, पेरिब्लेम तथा प्लीरोम का निर्माण करती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये स्टेज बनी, इस स्टेज के बाद सीधे ये स्टेज बनाई जाती है, बीच में थोड़ा बहुत जो डेवलपमेंट होता है वो होता है। जो ये किनारे का है वो डर्मेटोजन है, ठीक है, किनारे का है वो डर्मेटोजन है। तो सर इसमें ये कंसेप्ट ये भी हो जाएगा ना कि जो डाइकॉट में जो होती है उसमें बेसल सेल विभाजित होती है बार बार, और इसमें एपिकल सेल बार बार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सस्पेंसर लंबा होता है, डर्मेटो या है डाइकॉट में सस्पेंसर लंबा होता है, ठीक है, वेरी गुड। और मोनोकॉट में सस्पेंसर छोटा होता है, मोनोकॉट में सस्पेंसर छोटा होता है, ठीक है, बिल्कुल बेटा सही है, वेरी गुड, मजा आ गया, वाह रे बेटा वाह। ठीक, अच्छा ये वाली कोशिकाएं क्या होती है, ये नीचे वाली कोशिकाएं क्या बना देंगी, रूट बना देंगी, ये नीचे वाली कोशिका रूट बना देंगी, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एक कोशिका दिखाई दे रही है बच्चों, यही वो बना देगी, क्या कहते हैं, स्टेम बनाती है, कौन सी सेल, स्टेम बनाती है प्लूमूल, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो ये क्या, ये अंदर की सेल क्या बनाएगी, कॉटिलेडॉन, 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 ठीक है, इसको फील कर दिया जाए। अब ये नीचे कौन सी कोशिकाएं बनेंगे, रूट की कोशिकाएं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रूट की कोशिकाएं। ठीक है, बन गया, मिटा दे बच्चों, आगे चलें।
हम ये कह सकते हैं बच्चों कि मोनोकॉट में जो सस्पेंसर होता है या तो एक कोशिका का होता है या तो ज्यादा से ज्यादा दो कोशिका का होता है। एक कोशिका अगर मान के चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक कोशिका का मान के चले तो भी कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, अगर हम एक ही कोशिका मान ले तो भी ये टी शेप दिखाई देगा, ठीक। जबकि मोनो डाइकॉट में क्या होता है बच्चों, डाइकॉट में होता है एक 10 सेल का, कितने सेल का बना होता है, 10 सेल्स का बना होता है बेटा, 10 सेल्स का बना होता है। ये लिख लिया है बच्चों। यस सर। जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो ये कभी नहीं पूछा जाता है कि मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होती है, ना, पूछा जाता है डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या फर्क है, डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या फर्क है। ये मेरा होमवर्क है आप लोगों के लिए, डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो में अंतर लिख के बताइएगा, या डाइकॉट मोनोकॉट में अंतर लिख करके बताना है। हेडिंग है यस सर। क्या है, यस सर। क्या लिखना है मैं बता रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग हमें लिख के बताएंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग हमें लिख के बताएंगे, ठीक है। यस सर। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चा कैसे सीड का निर्माण होता है, कैसे सीड का निर्माण होता है, ठीक है। हेडिंग डालेंगे, इसे मैं मिटा रहा हूं, अब हेडिंग डालेंगे सीड का निर्माण, हेडिंग डालेंगे सीड का या बीज का निर्माण, बीज का, मिटा दें बच्चों, इसे मिटा दें। यस सर। यस सर। ये समझ में आ गया ना, इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं रह गया आप सबको? ये बेटा शर्माना नहीं है कि मान लो 5-6 लोग ना ना बोलने लगे तो तुम्हें नहीं भी आता हो तो भी चुप रहे, नहीं आता है तो नहीं आता है बेटा, बिल्कुल पोलाइटली क्वेश्चन को पूछ लेना है कि सर मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है कृपया बता दें, ठीक है। बिल्कुल शर्माना नहीं है, जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। बच्चों बीज का कैसे विकास होता है यह जानने से पहले हमें यह जानना होगा बीज कहते किसको, सीड किसे कहेंगे, या सीड की कौन कौन चीजें सीड में पाई जाती हैं, जानना जरूरी है कि नहीं है, आप बताएं। बीज किसे कहते हैं ये पूछा जा सकता है कि नहीं प्रश्न, तो पहले बीज की परिभाषा लिखें। देखिए जिनको कभी खेती नहीं करनी होती है वो हर चीज को परिभाषित करते हैं, सीधी सीधी बात है। जिनको कभी जिंदगी में खेती नहीं करनी वो हर चीज की बीज की परिभाषा लिखेंगे, और जो दिन भर खेती का कार्य कर रहा है हमारे किसान भाई, वो लोग कभी बीज की परिभाषा नहीं बताएंगे, कभी बीज की परिभाषा नहीं बताएंगे, ठीक। लेकिन हम लोग को खेती तो करनी नहीं है, हम लोग को सिर्फ अध्ययन करना है, इसलिए हम लोग हर चीज को परिभाषित करते हैं, हर चीज को परिभाषित। जिसको काम नहीं कुछ करना है ना उसे प्रवचन करता है बच्चों। मेच्योर ओव्यूल जिसके अंदर, ऐसे लिख लो, मेच्योर को हिंदी में परिपक्व बोलेंगे बेटा, जिसके अंदर ओव्यूल, जिसके अंदर बीजचूल जो बाहर दो इंटेगुमेंट दिखाई देते थे ना, आउटर और इनर इंटेगुमेंट, वही बीज चोल का निर्माण करते हैं, आउटर और इनर इंटेगुमेंट से बीज चोल का निर्माण होता है। स्टार लगा के कॉपी के ऊपर लिख लो, स्टार लगा के कॉपी के ऊपर लिख लो, आउटर तथा इनर इंटेगुमेंट
के द्वारा बीज चूल का निर्माण होता है। लिख लिया? आउटर तथा इनर इंटेगमेंट के द्वारा बीज चूल का निर्माण होता है। हो गया सर। बीज चूल, ठीक है। अंदर बीज चूल तथा बीज पत्र, बीज पत्र जिसे अंग्रेजी में कॉटलेडॉन्स बोलते हैं, और बीज पत्र, बीज पत्र और इंडोस्पर्म होता है। जो बचा हुआ इंडोस्पर्म है, मान लो नहीं खत्म हुआ है तो फेंका थोड़ी जाएगा, बचा हुआ इंडोस्पर्म भी तो होगा। इंडोस्पर्म को हिंदी में क्या कहें? भ्रूणपोष। इंडोस्पर्म होता है। उस संरचना को क्या कहेंगे? सीड कहेंगे। आप लोग सीड को कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसी संरचना जिसके अंदर, ऐसी संरचना यहां लिख लेते हैं, ऐसी संरचना जिसमें, एरो लगा दिया, ऐसी संरचना जिसमें मेच्योर ओव्यूल, फिर बीज चूल, फिर क्या पाया जाएगा? इंडोस्पर्म होता है। उसे हम क्या कहेंगे? बीज कहेंगे। उसे हम क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। उसे हम बीज कहते हैं। आगे लिखें, हेडिंग डालिए, बीजों के प्रकार। बीज दो प्रकार के हो सकते हैं बच्चों, एक होता है एक बीजपत्री, दूसरा होता है द्विबीजपत्री बीज। ठीक है, बीज के प्रकार, टाइप ऑफ सीड, टाइप ऑफ सीड दो प्रकार के हो जाते हैं, मोनोकॉट और डाइकोटिलेडन्स, मोनोकॉटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स। मोनोकॉटिलेडोनस, डो NOUS, NOUS, मोनोकॉटिलेडनस, मोनोकॉटिलेडनस और डाइकोटिलेडनस, NOUS, डाइकोटिलेडनस, मोनोकॉटिलेडनस और डाइकोटिलेडनस सीड। यहां भी सीड लिखिएगा, यहां भी सीड लिखिएगा, ठीक, यहां भी सीड लिखिएगा और यहां भी सीड लिखिएगा। हो गया? यस सर। ऐसे भी जिसमें केवल एक ही कॉटिलेडॉन पाए जाए उन्हें हम कहेंगे मोनोकॉटिलेडनस सीड, और जिसमें दो कॉटिलेडॉन पाए जाए उसे हम कहेंगे डाइकोटिलेडनस सीड। लिख लीजिए। ठीक है, इसके आगे
बच्चों इसके सीड में भ्रूणपोष उपस्थित होता है और इसके कॉटिलेडोन में ही फूड भरा रहता है, कॉटिलेडोन में ही फूड भरा रहता है एम्ब्रियो के लिए। इसके बीज में भ्रूण के पोषण के लिए इसके बीज में भ्रूण के पोषण के लिए इंडोस्पर्म उपस्थित होता है। इंडोस्पर्म उपस्थित होता है। भ्रूण के पोषण के लिए इंडोस्पर्म उपस्थित होता है। इसलिए इसे एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। इसलिए इसे इसमें क्या स्थिति है भाई, देखिए इसमें भ्रूण के पोषण के लिए कॉटिलेडोन्स के अंदर ही न्यूट्रिशन भरा होता है। न्यूट्रिशन भरा होता है। कॉटिलेडोन्स के अंदर ही न्यूट्रिशन भरा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें अलग से एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, अलग से एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, अर्थात यहां एंडोस्पर्म अनुपस्थित होता है। एंडोस्पर्म अनुपस्थित होता है। यहां पर एंडोस्पर्म अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसका चना हो जाएगा। चना किसमें होगा, चना इसमें हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें चावल हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। हो गया यहां तक बच्चों, सबने लिख लिया? यस सर। चलो, कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। अब जैसे हम बीज पढ़ लिए, अब हम बीज के बाद पढ़ेंगे फ्रूट। भाई हमने सीड बना लिया, पहले हमने देखा क्या, फ्लावर देखा, फ्लावर के बाद हमने उसमें एंथर देखा, गाइनोसियम देखा, फिर उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन कराया। एंजियोस्पर्म में किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है। याद आ रहा है आप सबको? यस सर। वेरी गुड। अब बेटा हमने उसके बाद से क्या किया, एम्ब्रियो डेवलप किया, इंडोस्पर्म डेवलप किया, फिर एम्ब्रियो डेवलप किया। एम्ब्रियो कैसा किया, डाइकॉट और मोनोकॉट में किया। यहां तक क्लियर है? इसके बाद हमने सीड देखा कितने प्रकार के होते हैं। अब सीड के बाद से हम आएंगे फ्रूट पर, और फ्रूट कैसे डेवलप करेंगे, फिर जब फ्रूट बन जाएगा तो उसके बीजों का डिस्पर्सल तक देखेंगे। इस प्रकार से तब जाकर के यह चैप्टर समाप्त होगा। 1-2-3 दिन और बचेगा, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, लेकिन हर तरह की जानकारी आपके पास उपस्थित है। मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या आप लोग मानते हैं कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कुछ फायदा हुआ, कुछ समझ में आया चीजें? सबको समझ में आया ना? किसी को अगर कुछ एक बार दोहराइएगा, किसी को कहीं भी डाउट आए प्लीज आस्क, ठीक है, बिना किसी हेजिटेशन के आप हमसे पूछिए,
हम आपको जवाब देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।